कृतिका पाठ्य पुस्तक पाठ 4 माटी वाली, जिसके रचयिता विद्यासागर नौटियाल हैं। ये कविता, ये पाठ मैं आपके सामने पढ़ के सुना रही हूँ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहाँ उसे ना जानती हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घर में चूल्हा तो जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी एक लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और बिलांगा, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रत्ती कपड़े को मोदकर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा करस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगाया हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लेने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े को मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर को एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन को बाहर आंगन में निकालने से पहले उसने मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथों में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उससे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने को दिखावा करने लगी।
घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया को पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े में से एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास को किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उसके ऊपर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुकड़ने लगी। चाय तो बहुत अच्छा सा साग हो जाती है ठुकराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखे की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा। दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमें घरों के हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं। सब इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देंगे या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। आवाज़ बढ़ाओ। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वह तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली में बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़ों के एक दूसरे झोर में बांध लिया। लोग जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसने घर पहुंचने की अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर के रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वे घर पहुंचते तो 3 रोटियां अपने बुढ़े को हवाले कर देती। रोटियों को देखते ही चेहरे खुल उठेंगे बुढ़े का, साथ ही में खिल उठेगा बुढ़े का, साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना कि तेज़ चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी।
माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहली रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह तो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। ठीरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिनकी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। बुढ़िया हमेशा ज़मीन का कागज़ चाहिए। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोटी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। ठीरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर लिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाली से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ये पार्ट 4 माटी वाली, जिसके लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल।